हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें फिफ्थ इलिस्ट्रेशन। ऑलरेडी मैंने 4 इलिस्ट्रेशन करा दी है कि हमें किस तरीके से करंट रेशियो निकालना होता है, किस तरीके से हमें क्विक रेशियो निकालना होता है। करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं एंड क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं और लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ इलिस्ट्रेशन। इसमें देखिए, आपको टोटल एसेट्स गिवन है, आपको फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज गिवन है। ओके, अब आपको करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए। अब जब आप टोटल एसेट्स में से ये जो 8 लाख रुपए आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है? टोटल एसेट की वैल्यू दी गई है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो ये टोटल एसेट का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर ये वाला बैलेंस दिया हुआ है 8 लाख रुपए। ठीक है, तो इस 8 लाख रुपए में आपकी करंट एसेट्स, आपकी नॉन करंट एसेट्स, आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें रही होंगी। तो जब आप इस 8 लाख में से फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? करंट एसेट का डिफरेंस आएगा। ओके, सो अब आपको इस टोटल एसेट्स में से फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को माइनस करना है। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 1,50,000, जो कि आपकी करंट एसेट्स हैं। ओके, यहाँ पर कहा भी गया है कि जो टोटल होती है बैलेंस शीट की एसेट साइड, वो आपकी इक्वल होती है इक्विटी और लाइबिलिटी के, यानी आपका लाइबिलिटी साइड के वो इक्वल होता है, बिकॉज लाइबिलिटी में आपका इक्विटी, आपकी करंट लाइबिलिटीज, आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड आपका कैपिटल, इन सब का जो सम होता है वही आपका कंप्लीट लाइबिलिटी का अमाउंट होता है। तो अभी हमें निकालना है करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट की वैल्यू आ गई आपके पास, अब हमें निकालना है करंट लाइबिलिटी। अब आप देखिए, करंट लाइबिलिटी आप कैसे निकालेंगे जी? यानी जो आपका यहाँ पे करंट लाइबिलिटी होता है, जो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी होता है, अब आपको ये वाला अमाउंट यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब आप ये देखिए, जब आप इस, आपको पता है जो लाइबिलिटी का बैलेंस है, एसेट का बैलेंस हमेशा इक्वल, एसेट का बैलेंस हमेशा इक्वल होता है। तो अब आपको करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो जब आप इस 8 लाख में से शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपके पास किसका बैलेंस आ जाएगा? करंट लाइबिलिटी का बैलेंस आ जाएगा। अब अब आपने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखा नॉन करंट लाइबिलिटीज, अमाउंट लिख दिया। आपने लिखा शेयर होल्डर फंड, आपने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया। लेकिन आपके पास अब यहाँ पर ये करंट लाइबिलिटी नहीं आई। जब आप इस 8 लाख में इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे 8 लाख में से, तो आपके पास करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपने ये पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो आपके पास करंट लाइबिलिटी क्या आई? 1,20,000 आई। ओके, जब आप 1,50,000 को 1,20,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रेशियो आएगी दैट इज 1.25:1, यानी जो आपका 2:1 बेंचमार्क है, इससे कम है, तो इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर नहीं है। सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर नाउ। अब हम करने वाले हैं 6th क्वेश्चन। द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। यहाँ पे जो कंपनी की करंट रेशियो दी गई है 2:1 दी गई है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या करंट रेशियो आपकी इम्प्रूव हुई, कम हुई, या कोई उसमें अल्टर, यानी कुछ भी चेंज नहीं आया करंट रेशियो में इन केसेस के अंदर। यानी अब आपको ये पांचों केस इंडिविजुअली स्टडी करने हैं और हर एक केस करने के बाद आपको बताना है कि क्या करंट रेशियो इम्प्रूव हुई है, क्या करंट रेशियो रिड्यूस हुई है, या उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। और यहाँ पर जो करंट रेशियो का बेंचमार्क है या जो आइडल रेशियो दैट इज 2:1। तो अब आपको इसी वैल्यू को लेकर ये सारा क्वेश्चन करना है। अब कैसे करना है? आप 2 को तो मान लीजिए 2 लाख रुपए, यानी आप 2 लाख की तो एसेट्स मान लीजिए एंड 1 लाख की क्या मान लीजिए? लाइबिलिटी मान लीजिए। अब आपको जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है इन्हीं वैल्यूज के अंदर कर कर आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, तो अब आपको क्या मानना है? करंट एसेट्स आपकी 2 लाख है, करंट लाइबिलिटी आपकी 1 लाख है। ठीक है, अब आपको ये दोनों वैल्यू रखकर और आपको इन दोनों वैल्यू में एक एक केस अप्लाई करके पूरा क्वेश्चन करना है। आपको मैं ये पूरा क्वेश्चन कराती हूँ ब्लैक बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से आपको मैं पूरा क्वेश्चन कराती हूँ किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए, अब हम ये मान के चलेंगे कि जो आपकी करंट एसेट है,
आपकी जो करंट एसेट है वो है 2 लाख रुपीस। ठीक है, एंड आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो है 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब क्या कहा गया पहले केस में कि हमने करंट लाइबिलिटी की रिपेमेंट कर दी। ठीक है, यानी कंपनी ने करंट लाइबिलिटी को चुका दिया, उसकी पेमेंट कर दी, उसको रिपे कर दिया। अब आपको यहाँ पर एज्यूम करना है, क्या करना है आपको यहाँ पर एज्यूम करना है। अब आपने एज्यूम किया फर्स्ट केस में कि मैंने 50,000 रुपीज़ की करंट लाइबिलिटी जो है वो पे कर दी। ओके, तो अब आपने जब 50,000 रुपये की लाइबिलिटी को ख़त्म किया तो आपने कैश देकर ख़त्म किया ना, तो आप ये मान के चलिए आपका कैश जो है वो किस में आता है, आपका कैश करंट एसेट में आता है, और आपकी 50,000 से जो कैश है वो कम हो गई, यानी अल्टीमेटली आपकी करंट एसेट 50,000 से कम हो गई। एंड आपने अपनी करंट लाइबिलिटी को मीटअप करा है, तो आपकी 1 लाख की जो लाइबिलिटी पहले थी अब वो कितने की लाइबिलिटी हो गई, आपकी 50,000 की लाइबिलिटी रह गई। 50 की तो आपने खत्म कर दी ना, लेकिन 50 की पेमेंट करने के बाद आपके पास कितनी करंट लाइबिलिटी रह गई, 50,000 की रह गई। तो यहाँ पर जो अब न्यू फिगर आएगी वो क्या आएगी, जब आप 2 लाख की करंट एसेट्स में से 50,000 को डक कर देंगे कैश की जो आपने पे करे, एंड आपने 1 लाख की लाइबिलिटी को पे किया, 1 लाख में से आपने 50,000 की करंट लाइबिलिटी को पे कर दिया, तो आपके पास जो न्यू फिगर आई वो क्या आई, 1,50,000 अपॉन 50,000। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3:1। ओके, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, 3:1। तो ये आपकी आई करंट रेशियो 3:1। होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर ना एक कमेंट आता है, यहाँ पर ना एक कंक्लूजन निकल कर आता है। वो क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, ध्यान से समझना। आपको देखिए, जब आपका करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में इक्वल डिक्रीमेंट होता है, जब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ डिक्रीमेंट होता है, तो आपकी जो करंट रेशियो है वो आपकी इम्प्रूव होती है। होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है, कंपनी इस पोजीशन में है कि वो अपनी करंट एसेट्स का यूज करंट लाइबिलिटी की पेमेंट में कर सकती है। ओके, होप आपको फर्स्ट केस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा कि परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या कहा इसके अंदर कि हमने जो गुड्स है यानी जो इन्वेंट्री है वो उधार में खरीदी। जो आपका गुड्स है वो किसका पार्ट है, वो आपका करंट एसेट का पार्ट है। ठीक है, अगर आपने कोई सामान उधार में खरीदा तो आपका जो स्टॉक है, जो आपका स्टॉक है वो प्लस हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो गई। ठीक है, एंड आपने उधार में सामान खरीदा यानी आपके क्रेडिटर्स बन गए। तो जो आपके क्रेडिटर्स है, आपके जो क्रेडिटर्स है वो इंक्रीज हो गए ना, क्योंकि आपने सामान उधार में खरीदा है, आपकी वो क्या बन गई, करंट लाइबिलिटी बन गई। यानी आपका स्टॉक भी इंक्रीज हो गया और आपकी करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब आप ये मानो कि आप एज्यूम करो कि आपने जो गुड्स है वो 25,000 का खरीदा है। आप 25 मानो, 20 मानो, 50 मानो, आपको एज्यूम करना है। यहाँ पर मैं फिगर लेकर चल रही हूँ कि मैंने 25,000 का गुड उधार पर खरीदा। ओके, तो अब क्या करोगे आप, अब आप जब करंट एसेट की वैल्यू निकालोगे, ये तो बेंचमार्क है ना, 2 लाख और 1 लाख जो हमारी 2:1 होती है, इसी का तो एक बेंचमार्क है ये, इसको हमने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपका जो 2 लाख की करंट एसेट है वो इंक्रीज हो गई, कितने से, 50,000 से इंक्रीज हो गई, क्योंकि आप 25,000 से इंक्रीज हो गई क्योंकि आपने 25,000 का स्टॉक खरीदा है उधार में। अगर आपने कोई सामान उधार में खरीदा जहाँ पहले आपकी लाइबिलिटी 1 लाख रुपए थी, अब आपकी वही लाइबिलिटी 1,25,000 हो गई, क्योंकि आपने सामान क्रेडिट में खरीदा, आपके क्रेडिटर्स बन गए। तो अब आपकी क्या आई वैल्यू, 2,25,000 अपॉन 1,25,000। तो आपका जो आया करंट रेशियो वो आया 1.8:1। ओके, इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर नहीं है। अब यहाँ पर एक नया कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में इक्वल अमाउंट का इंक्रीमेंट होता है, अगर इक्वल अमाउंट का इंक्रीमेंट होता है
दोनों की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही। ध्यान से सुनिएगा, जब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में इक्वल अमाउंट का इंक्रीमेंट होगा तो आपकी जो करंट रेशियो है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। करंट रेशियो क्या होगी आपकी, रिड्यूस होगी, ना कि इम्प्रूव। सो आई होप आपको दोनों केसेस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की। अब यहाँ पर कंपनी ने अपना कोई इक्विपमेंट सेल करा। क्या सेल करा, इक्विपमेंट। वो था 5,000 का, यानी जो भी कोई कंपनी का जो ऑफिस इक्विपमेंट था वो था 5,000 का, उसको 4,000 में सेल किया, यानी 1,000 रुपये लॉस में सेल किया। आप मान लीजिए टाइपराइटर है, ठीक है, टाइपराइटर मान के ले लीजिए ऑफिस का कोई इक्विपमेंट, ठीक है। अगर कंपनी ने कोई टाइपराइटर सेल करा, सेल कितने में करा है, 4,000 में करा है ना, तो इसका मतलब कंपनी का जो कैश है वो तो बढ़ गया ना। अगर कंपनी का फर्नीचर गया, अगर कंपनी का टाइपराइटर अगर कंपनी ने सेल कर दिया 4,000 रुपये में, तो कंपनी के पास क्या आया होगा, कैश आया होगा ना। अगर कंपनी के पास कैश आया तो कैश किसका पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या लाइबिलिटी, यहाँ पर क्या हमारी करंट लाइबिलिटी अफेक्ट हो रही है, बताइए मुझे कि यहाँ पर आपकी करंट लाइबिलिटी अफेक्ट हो रही है किसी भी तरीके से, आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे हो या आपने कोई लोन लिया हो शॉर्ट टर्म, कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब आपका करंट लाइबिलिटी पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा। अफेक्ट कहाँ पर पड़ा है, करंट एसेट पर पड़ा है, क्योंकि आपने एक टाइपराइटर सेल कर दिया और जिसके बदले में आपको क्या मिला, कैश मिला। टाइपराइटर आपकी करंट एसेट नहीं होती, टाइपराइटर आपकी नॉन करंट एसेट होती है। जब आपने टाइपराइटर को सेल किया तो आपके हाथ में कैश आया 4,000 रुपये का, तो यानी कैश तो आपका करंट एसेट का पार्ट है ना। तो जब आपके हाथ में 4,000 रुपये का कैश आया तो करंट एसेट कंपनी की बढ़ गई। अब कंपनी की 2,04,000 रुपये है एसेट और 1,00,000 रुपये है लाइबिलिटी। तो जो कंपनी की आई हमारी रेशियो वो क्या आई, 2.04:1। यानी यहाँ पर आपका क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो रही हो और करंट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, उस केस में हमारी करंट रेशियो इंप्रूव होती है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, आप कॉपी में भी साथ साथ लिख सकते हैं एज अ नोट, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। जब आपकी करंट एसेट हो रही हो इंक्रीज, जब आपकी करंट एसेट हो रही हो इंक्रीज एंड करंट लाइबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट ना पड़ता हो, उस केस में आपकी जो करंट रेशियो है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। अगर आपकी 2:1 से हायर जा रही है तो बेटर है कंपनी की पोजीशन, अगर लोअर जा रही है तो वो अच्छी पोजीशन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको थर्ड केस भी क्लियर हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ केस की बात। फोर्थ केस में क्या कहा गया है, फोर्थ केस में कहा गया है कि जो कंपनी ने अपने गुड्स सेल करे, कंपनी ने क्या सेल करे, अपना इन्वेंट्री सेल किया जो कि 10,000 रुपये का था उसका कॉस्ट, और 11,000 में सेल किया, यानी 1,000 के प्रॉफिट में उसको सेल किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आप ये देखिए, ध्यान से समझना, आपको ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, जो आपका टाइपराइटर था या जो आपका ऑफिस इक्विपमेंट था वो आपका करंट एसेट का पार्ट नहीं था जब कंपनी ने उसको सेल करा, तो इसका मतलब वहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश आया वो इफेक्ट तो पड़ा करंट एसेट पे, करंट रेशियो पे, लेकिन आपका जो ऑफिस इक्विपमेंट गया उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अब कंपनी ने अपना गुड्स सेल करा, गुड्स इन्वेंट्री आपका किसका पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट है, जी मैम। अब आपके हाथ में कैश भी आया, यानी अगर एक चीज जा रही है तो एक चीज आपके पास आ रही है ना, समझ रहे हो बात मेरी। अगर आपके पास 10,000 का गुड्स जा रहा है और 11,000 का कैश आ रहा है, तो मतलब दोनों ही चीजें आपकी करंट एसेट का पार्ट है। अगर एक जा रही है तो दूसरी आ रही है, तो हमारा इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें ये देखना है। आप ये मान के चलो आपके पास 2,00,000 की एसेट है ऑलरेडी, करंट एसेट, आपने 10,000 का सामान सेल कर दिया, ठीक है, कॉस्ट कितनी थी, 10,000 थी ना, सेल कर दिया, आपके पास हाथ में कैश आया 11,000 का, करंट लाइबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि आपने सामान कैश में सेल किया है, तो आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो क्या रहेगी, 1,00,000 ही रहेगी, यानी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जी मैम। तो आप इन दोनों को देखिए, माइनस कीजिए, आपका कितना आया, 1,000 आया ना, प्लस में 1,000 आया, तो आपका आ गया 2,01,000 करंट एसेट और 1,00,000 की आपकी आ गई करंट लाइबिलिटी। तो जो आपकी करंट रेशियो है वो इम्प्रूव हुई है डिक्रीज, आप मुझे खुद बताइए अब। जी मैडम, हमारी करंट रेशियो इम्प्रूव हुई है, वेरी गुड, इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है।
अब हमारा लास्ट केस रह गया और इस वीडियो का लास्ट ये पार्ट रह गया हमारा, रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपने डिबेंचर्स की रीपेमेंट करी। जो डिबेंचर्स है बच्चों वो आपकी आती है नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी आपका डिबेंचर नॉन करंट का पोर्शन है, ठीक है। ये आपकी जो डिबेंचर होती है ना बोरोड कैपिटल होती है, ठीक है। जो शेयर होल्डर फंड्स होते हैं बाकी ओन्ड कैपिटल होती है, और डिबेंचर आपकी होती है लोन कैपिटल भी आप कह सकते हैं, बोरोड कैपिटल भी आप कह सकते हैं। तो जब आपने 10, आप एज्यूम करके चलो कि आपने 10,000 के डिबेंचर्स की रिपेमेंट कर दी, ठीक है। तो आपके हाथ से कैश गया ना, एक तो जी मैडम गया, तो आपके पास कितनी रह गई, 2 लाख में से 10 गए, 1,90,000। आपकी लाइबिलिटी भी तो कम हुई है ना, अब आपकी लाइबिलिटी हो गई 90,000 की। तो आपका क्या रहा, 2.1 11:1, यानी जब आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में इक्वल अमाउंट का डिक्रीमेंट होगा तो आपकी करंट रेशियो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट आता है यू कैन टाइप इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिजोल्व योर डाउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया आपको अच्छी सी चीज़ें लॉजिक के साथ, अगर आपको क्लियर हुई चीज़ें, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, एंड साथ के साथ आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।